बच्चों आप सभी सीख चुके हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम इक्विवेलेंट वेट, है ना। चलो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था एक बार लेक्चर 1 में, बिल्कुल ये कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपीयर कुछ और हो रहे होते हैं और रियलिटी में कुछ और होते हैं। जैसे कि ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 ग्राम नहीं होता, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम, है ना। ये आप सीखे हो। उसी तरह से एक और टर्म हम अब सीखने वाले हैं जो अपीयर कुछ और हो रहा होता है लेकिन रियलिटी में वो होता कुछ और है। ठीक है, वही है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। चलिए शुरू करते हैं फिर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बच्चों क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आप जानते हो ना, डजन, सेंचुरी या फिर मोल्स, ये किसी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना। सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट एग्जैक्टली क्या होता है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर रिलेशन समझ लेंगे हम मोल्स में और ग्राम इक्विवेलेंट में रिलेशन क्या है। ओके चलिए, तो पहले तो हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। याद है आपको, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है ना। सिमिलरली यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो लेट्स राइट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और बच्चा लोग आप लोग जानते हो इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है ना। ठीक है, गिवन वेट तो बढ़िया है, जो वेट दिया हुआ है उसी को गिवन वेट बोल देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? पढ़े हो आप, मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। मोलर वेट इसकी जगह पे हम लिख देंगे मोलर वेट, किसकी जगह पे? इक्विवेलेंट वेट की जगह पे मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। राइट, याद है ना एकदम, आप लोगों को लास्ट वाला लेक्चर याद होना चाहिए वो। चलिए, तो इसको ये क्या बन रहा है फाइनली? गिवन वेट, आई होप यू कैन सी, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, और वैलेंस कहाँ, वैलेंस फैक्टर कहाँ चला गया ये बच्चा? ये तो चला गया ऊपर, तो वैलेंस फैक्टर को कर दिया आपने मल्टीप्लाई। फाइन, अब स्ट्राइक किया ना, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, इसको बोला क्या जाता है? मोल्स। यस, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो बस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, इसी को तो हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा था। ठीक है, तो बस इसकी जगह पे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। बढ़िया। ओके, ये सब मल्टीप्लाई करने से किसके बराबर हो गया है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? दो फॉर्मूला आपको मिल गया, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे, राइट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर करेंगे। डन, फाइन। ये दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने जितने भी फॉर्मूले को बॉक्स में बंद किया है वो सभी आपको अच्छे से आना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फॉर्मूला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं इसको एक बार बॉक्स में बंद कर रही हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। डन, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। ओके, चलिए ये दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। वैलेंस फैक्टर तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो हमने 40 मिनट वही पढ़ा,
वैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स बचा, मोल्स क्या बता रहा होता है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। जब नंबर के एक तो तरीका है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, मोल्स, दूसरा तरीका है नंबर को रिप्रेजेंट करने का ग्राम इक्विवेलेंट, और एक तरीके से दूसरे तरीके में आप कैसे जाओगे, वाया वैलेंस फैक्टर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन पूछ रही हूं। क्वेश्चन है लेट्स सपोज आपको एल्यूमिनियम का एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एक सैंपल है 54 ग्राम का, सिंपल 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दिया है। आप बताएंगे इसमें कितने मोल्स होंगे एल्यूमिनियम के और कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे एल्यूमिनियम के इस सैंपल के अंदर। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बताने का तरीका क्या होता है, यस मैम याद है, नंबर ऑफ मोल्स बताने का तरीका होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। फाइन, मोल्स निकाल लेंगे मैम हम, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ओके, ठीक है। गिवन वेट कितना दे रखा है बच्चा, 54 ग्राम दे दिया है, 54 ग्राम आप पुट कर दो, 54 अपॉन मोलर वेट कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, 27 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। इसका मतलब है ये जो सैंपल है जिसको आप 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बोल सकते हो, उसे मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसमें 2 मोल हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है। फाइन, अब आप ये बताइए कि इसी सैंपल में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे पता करें। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, पढ़ाना अभी मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, राइट। तो मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, मोल्स कितना है बच्चा 2, वैलेंस फैक्टर किसकी, अरे जिसका आप मोल्स निकाल रहे हो, जिसका आप ग्राम इक्विवेलेंट पुट किए हो, उसी का तो आप वैलेंस फैक्टर पुट करोगे। तो मोल्स किसका निकालने वाले हो, एल्यूमिनियम का। आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसका पता करना चाहते हो, एल्यूमिनियम का। मोल्स किसका दिया है, एल्यूमिनियम का। वैलेंस फैक्टर किसका पुट करोगे, एल्यूमिनियम का ऑब्वियसली। कितना होता है वैलेंस फैक्टर एल्यूमिनियम का, 3, अभी पढ़ा था। तो इनटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, ठीक है। तो इस सैंपल में मोल्स बोले तो 2, ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो 6। ओके, चलो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना सीख गए। अच्छा मैम, आपने पहले तो हमें इतना पढ़ाया इक्विवेलेंट वेट, फिर आपने हमें पढ़ाया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इतना सब कुछ क्यों पढ़ा रहे हो बच्चा? इतना सब कुछ मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि मुझे आपको फाइनली नॉर्मेलिटी पढ़ाना था। मोलैरिटी आप पढ़ चुके हो, मोलैलिटी आप पढ़ चुके हो, अब बारी थी नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी भी मोलैरिटी और मोलैलिटी की तरह एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। ओके, अब हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी, सही। चलो, नॉर्मेलिटी को डिफाइन क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कहा था ना आपसे, हमेशा कब डिफाइन करोगे, सोल्यूशन में डिफाइन करोगे। तो एक सोल्यूशन आपने बनाया, शक्कर पानी का, नमक पानी का सोल्यूशन बनाया, ठीक है। जब वो सोल्यूशन बन गया है, उसके बाद आप उस सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में झांक कर देखते हो कि इस सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ सॉल्यूट। ओके, चलिए अगेन मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली बता दूं, बड़ा सा सोल्यूशन बनाया है ये। क्या क्या है, पानी है, शक्कर है, यही है, इजीली अवेलेबल, बना दिया सोल्यूशन। ओके, अब ये जो सोल्यूशन है, अगर मैं आपसे ये बोलूं पानी तो सॉल्वेंट है, शक्कर क्या है, वो तो हमारा सॉल्यूट है, सीधा है ना। इस पानी को झांक कर देखो बच्चों, और ये बताओ कि ये जो आपने 1 लीटर, अगर ये जो सोल्यूशन है इसका आप 1 लीटर को ऑब्जर्व करोगे तो उस 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ शक्कर आएंगे या कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे। तो जब आप मोल्स को ऑब्जर्व करते तो आप क्या कहते, मोलैरिटी। अभी आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आने वाला है वो क्या आने वाला है, नॉर्मेलिटी। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ एग्जाम्पल से। शुरू करते हैं। एक सोल्यूशन है, 5 लीटर है वॉल्यूम, 5 लीटर है
दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिट? चलो अब जो ये तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो ये कंटेनर में है, इसमें मान लेते हैं कि NaOH को मिक्स करके ये सॉल्यूशन बनाया हुआ था, ठीक है। NaOH को मिक्स करके मैंने बनाया था सॉल्यूशन, NaOH था और बाकी क्या था, पानी। ये था आपका सॉल्यूट था NaOH, ओके। मैंने आपसे कह दिया कि बच्चा ये जो NaOH है इसके मोल्स हैं सॉल्यूशन में NaOH के कितने, इसके मोल्स हैं 3। फाइन। तो आप बताओ कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी और इसकी नॉर्मैलिटी कितनी होगी। फाइन। अब आप क्या करोगे कि आप फॉर्मूला लगाओगे। यस, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। ठीक है, तो मोलैरिटी आप कितना बता, यहाँ पे मोल्स तो दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3, टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है 5, मिल गया मोलैरिटी। नाउ अगर आपको नॉर्मैलिटी पता करनी हो तो मोल से काम नहीं चलेगा, मोल से काम नहीं चलेगा, फिर आपको क्या पुट करना होगा, फिर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पुट करना होगा, ओके, मोल्स नहीं। क्या आप जानते हैं मोल से ग्राम इक्विवेलेंट में हम कैसे जाते हैं। यस, आपको मालूम होगा अगर कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में आप ग्राम इक्विवेलेंट तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हो, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर कर देते हो, ठीक है। तो अभी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक कंटेनर डायरेक्टली दे देती हूँ ताकि शुरू में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अगर मैं आपको एक कंटेनर दे दूं, सेकेंड एक और कंटेनर बनाकर दे दिया, ये रहा एक कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने दे दिया है कुछ सॉल्यूट अगेन, वॉल्यूम दे रखी हूं 5 लीटर, 5 लीटर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस बारी मैं आपको क्या दूंगी, मान लेते हैं शुगर है या कुछ भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई सा भी आपका सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दे दिए हैं डायरेक्टली। कितना ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मान लेते हैं 10। तो इस पूरे सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है तो आप बता सकते हैं क्या, अगर कंप्लीट सॉल्यूशन में 10 ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का 5 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट होंगे, 2 होंगे, है ना। ठीक है, तो आपने कहा कि मैम सीधी बात है, अगर 5 लीटर में टोटल 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हैं तो इसका मतलब 1 लीटर में टोटल 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। बड़ी सीधी सी बात है ना। ओके, तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। आपने कहा 5 लीटर में मैम 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ओके। आपने डिफाइन करा है नॉर्मैलिटी को, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, 10/5, ऑब्वियसली 5 में 10 है तो 1 में कितना होगा, 2 होगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। चलो, आपने कह दिया कि मैम ये जो 1 लीटर का सोल्यूशन है इसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सोल्यूशन। ये जो वैल्यू आई है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, इसी को हम कहते हैं नॉर्मैलिटी, ओके। 1 लीटर में कितने मोल, इसे हम कहते हैं मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, इसे हम कहते हैं नॉर्मैलिटी। इजी, ओके। तो ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको दिया तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिए, है ना। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, नॉर्मैलिटी होता है, नॉर्मैलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ, या फिर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, ओवर। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा था, टोटल कितने ग्राम इक्विवेलेंट थे सॉल्यूट के,
उसको आपने डिवाइड किससे करा था? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, है ना? तभी तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उसका अगर हम फॉर्मूला लिखें नॉर्मेलिटी का, तो क्या लिखेंगे? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला विल बी टोटल, थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन is equal to total number of gram equivalents of solute, ठीक है? total number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liters, ठीक है? तो क्या क्या बात है? वॉल्यूम किसकी ली गई है? टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन की। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर न्यूमरेटर में किसका लिया गया है? सॉल्यूट का, है ना? और जो नॉर्मेलिटी आ रही है वो किसकी आ रही है? सॉल्यूशन की आ रही है। ओके, ये आ रही है सॉल्यूशन की, ध्यान रहेगा। फाइन। अब बच्चों चलो थोड़ा इसको आगे, ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है? n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। फाइन। अब बच्चों ये देखो कि ये जो हमने ऊपर में ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, इसका तो आपके पास फॉर्मूला है ना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या पढ़े हो? अभी अभी पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। ओके, तो बस पुट कर दीजिए वैल्यू को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, ओके, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब कुछ स्ट्राइक किया क्या? कहीं पर दिमाग का फोकस गया क्या? सोचो, बताओ। मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मोलारिटी को। आई होप आप नहीं भूले होंगे, है ना? तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स रिप्रेजेंट मोलारिटी। फॉर्मूला क्या बन गया आपका? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू, ये बचा हुआ है, इसको भी लिखोगे ना, छोड़ तो नहीं दोगे ऐसे ही हवा में, इनटू वैलेंस फैक्टर। ओके, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। ये हमारा डिराइव्ड फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फाइन। तो नॉर्मेलिटी का बच्चा आपके पास दो फॉर्मूला आ चुका है। एक फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है? और एक फॉर्मूला जो सबसे पहले मैंने ऊपर में लिखा था, एकदम ये टॉप वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में तो भर के क्वेश्चंस आते हैं इस पे, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या याद हुआ? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो अगर मोलारिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी तक पहुंच सकते हो क्योंकि आप वैलेंस फैक्टर निकालना जानते हो। अगर मोलारिटी दी हुई है तो आप नॉर्मेलिटी पहुंच सकते हैं, n दिया है तो m निकाल सकते हैं, है ना? ये सबके बीच में कनेक्शन कौन है? कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? वैलेंस फैक्टर, ठीक है? चलो, अब एक मैंने पिछले वाले स्लाइड में एक क्वेश्चन दिया था, NaOH वाला क्वेश्चन, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं मोल्स दे दी थी, वॉल्यूम दे दी, मैंने आपको दे रखा था और कहा था कि आप मोलारिटी निकालो, और आपने मोलारिटी कैलकुलेट कर रहा था, 3/5 आ गया था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर दिया था इन लीटर्स। फाइन बच्चों, मोलारिटी तो आप निकाल लिए थे। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना हो तो क्या करोगे? क्या याद हुआ ये फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है? तो बस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर कितना निकाले? हमने मोलारिटी कितना निकाला है? 3/5 निकाला है। अब क्या करना है? वैलेंस फैक्टर पुट कर देना है। वैलेंस फैक्टर बताओ NaOH का, सोल्यूट इसमें NaOH रखा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है ना सोल्यूट, उसकी वैलेंस फैक्टर कितनी होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या दिख रहा है बच्चों? एक बेस दिख रहा है, हाइड्रोक्साइड, है ना, बेस है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या दिखा ये? OH इसमें कितना है? इसमें सिर्फ एक OH है ना? और अगर एक OH है
तो इसका मतलब ये एक OH आयन को फर्निश करेगा और फिर इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंस फैक्टर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओवर, है ना। तो इसकी वैलेंस फैक्टर कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें एक OH है, खत्म बात। तो कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। नॉर्मल आपको बता ही दिया, मोलैरिटी तो आप निकाल चुके हो 3/5, वैलेंस फैक्टर 1 ही है, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम आ गई, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया है, n इज इक्वल टू m इंटू वैलेंस फैक्टर। बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना, सोचो, आराम से सोच कर बताओ, क्या वैलेंस फैक्टर कहीं पर भी आपको नेगेटिव या 1 से कम दिखा क्या, कहीं पर भी ना ही। एलिमेंट के केस में क्या होता है, वैलेंसी होती है ना, वैलेंस फैक्टर को वैलेंसी बोलते हैं, पॉजिटिव रहता है। आयंस में क्या होता है, कैटायन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एनायन में हमने क्या करा था, मैग्नीट्यूड ले लिया था। सॉल्ट में हमने क्या करा था, मैग्नीट्यूड ले लिया था। एसिडिटी और बेसिसिटी, मतलब H+ कितना फर्निश करेगा एक एसिड, और बेस एक OH- आयन कितना फर्निश करेगा, ये तो हमेशा 1 या 1 से ज्यादा ही होगा ना, आधा तो नहीं होगा, आधा नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो वैलेंस फैक्टर होती है वो हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होती है, ओके। अगर वैलेंस फैक्टर 1 या 1 से ज्यादा है तो बताओ क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कभी बराबर हो सकती है, यस हो सकती है, क्योंकि वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 हो सकती है ना। तो थोड़ा समझना, याद करने के लिए बता रही हूं, वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 तो होती है, और क्या होती है, मोर देन 1 होती है ना। अगर वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी 1 के अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से है। तो इसका मतलब है कि अगर मोलैरिटी x है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 2, 3, 4, 5, 2x, 3x, 4x, 5x, ये क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी। तो सीधा बात, मुद्दे की बात यही है कि अगर वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो नॉर्मेलिटी विल बी मोर देन मोलैरिटी, ओके। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको कन्वर्जन करना होगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, तो आप ध्यान रखना 1 के अलावा बाकी सारे केसेस में एक गिवन सैंपल के लिए नॉर्मेलिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी व्हेन कंपेयर टू मोलैरिटी, ओके। और नॉर्मेलिटी ज्यादा आ रही है व्हेन कंपेयर टू मोलैरिटी, इसको याद कैसे रखेंगे, नानी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मम्मी, है ना। तो n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन m, ठीक है। नानी हमेशा बड़ी होंगी व्हेन कंपेयर टू मम्मी, जब हम सेम फैमिली की बात कर रहे होंगे तब, ठीक है। इसका मतलब है कि जब सेम सोल्यूशन की बात हो रही होगी तो उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमेशा ज्यादा होगी देन उस सोल्यूशन की मोलैरिटी, ओके, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्वेश्चन में, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे हेल्प करेगा, सो दैट कहीं आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर ना कर दो, ठीक है। तो आना चाहिए 2x और आपका x/2 ना आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हम समझ गए क्या रिलेशन है नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में, और क्या रिलेशन है ग्राम इक्विवेलेंट में और मोल्स में, ठीक है। अब बच्चों, क्योंकि आप लगभग सारी बातें सीख चुके हो, इसलिए थोड़ा समराइज कर देती हूँ। एक बहुत छोटी समरी है अभी, जो मेन समरी है वो तो मैं क्लास के एंड में दूंगी। अभी की समरी ये है कि एक ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, नंबर, कॉन्सेंट्रेशन, वेट, इनकी बेसिकली 2 दुनिया है, 2 अलग अलग दुनिया है। एक दुनिया है मोलैरिटी की दुनिया और एक दुनिया है नॉर्मेलिटी की दुनिया, ठीक है। उनको थोड़ा नोट डाउन करते हैं। आपको बताया वेट, आपको मैंने मोलर वेट तो पहले ही बता दिया था, वैसे मोलर वेट आप निकालना जानते भी हो, है ना, स्कूल में आपने सीखा है, मतलब लाइक 9th या 10th में सीखा है कैसे H2SO4 का मोलर वेट निकालते हैं या किस तरह से H2O का मोलर वेट निकालते हैं, सीधी बात है। आप जानते हो एक होता है मोलर वेट, सही, एक होता है मोलर वेट, और एक हमने अभी सीखा इक्विवेलेंट,
वेट। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन पता है क्या आपको? ये आपको मालूम है इनके बीच का रिलेशन क्या कहता है कि अगर आप कभी भी मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर कर दोगे तो वो किसके बराबर बन जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर बन जाएगा। सही बात है? ओके, नाउ वेट हमने सीखा। मोलर वेट की दुनिया में मोल्स आता है, मोल्स लिखते हैं उसको भी मोल्स, जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो दूसरी दुनिया है उसमें हमने नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला क्या सीखा है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो दूसरा नंबर पॉइंट मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऊपर वाला पॉइंट मोलर वेट और इक्विवेलेंट वेट ये वेट को बता रहा होता है। और तीसरा पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन की हम ऐसे ही बात करें तो मोलैरिटी, पहली वाली दुनिया के लोग जो हैं वो मानते हैं मोलैरिटी को, ये है मोलैरिटी की दुनिया। और जो दूसरी वाली दुनिया है ना, ये दुनिया है नॉर्मैलिटी की दुनिया, ये दुनिया है नॉर्मैलिटी की दुनिया। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी की दुनिया में बात किसकी किसकी होगी? इक्विवेलेंट वेट की बात होगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात होगी, नॉर्मैलिटी की बात होगी, उसी की दुनिया है। मोलैरिटी की दुनिया में किसकी बात होगी? मोल्स की बात होगी, मोलर वेट की बात होगी। ठीक है, ये जो एक दुनिया के लोग हैं ये दूसरी दुनिया के लोग में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब मोलर वेट को आप चेंज कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट वेट में, आप मोल्स को बदल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, एक नंबर को आप दूसरे नंबर में बदल सकते हो, एक वेट को आप दूसरी वेट में बदल सकते हो, और एक कॉन्सेंट्रेशन को आप दूसरी कॉन्सेंट्रेशन में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदलोगे? इनको कनेक्ट करने वाला कौन सा पैरामीटर होता है? वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर कर दे तो क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। डन। वही अगर आप मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में, मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट इनके बीच का रिलेशन अगर हम निकालने जाएं तो अगर आप मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर कर देते हो, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर अगर कर दिया ना, तब आपको क्या मिल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझ गए? ओके, अब बताइए अगर आप चाहते हैं मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बीच का रिलेशन तो वो कैसे आएगा? नॉर्मैलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर कर दो, सीधी बात है। इनटू वैलेंस फैक्टर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में ऐसा नहीं करना कि नंबर को वेट से रिलेट कर दिया वैलेंस फैक्टर से, ना, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी से, मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट से, इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट से। ओके, वैलेंस फैक्टर के थ्रू रिलेटेड है। अब आप ये बताइए कि अगर वैलेंस फैक्टर 1 है तब तो सीधी बात है सब आपस में बराबर होंगे, ऊपर वाला दोनों बराबर, बीच वाला दोनों बराबर, नीचे वाला दोनों बराबर, है ना। लेकिन अगर वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं होगी तो क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम तो नहीं होगी ना। 1 से ज्यादा है अगर वैलेंस फैक्टर की वैल्यू, तो आप बताना फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? फिर कौन ज्यादा आएगा बच्चों? मोलर वेट ज्यादा आएगा या इक्विवेलेंट वेट ज्यादा आएगा? ज्यादा कौन आएगा? मोलर वेट अधिक होगा, है ना। मोलर वेट ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट वेट कम आएगा। 27/3 इन केस ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स यू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो, अगर कभी भी वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से अधिक है तो ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा आएंगे या मोल्स ज्यादा आएगा? बताओ। मोल्स तो जो भी आया वो आया, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंस फैक्टर जो कि 1 से ज्यादा है, तब जाकर हमें मिलेगा ग्राम इक्विवेलेंस, है ना। तो इसका मतलब है कि कौन अधिक आने वाला है? ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा आने वाला है। ठीक है, अब नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और वैलेंस फैक्टर ये तो मैंने बता ही दिया। मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर करते हो तब आपको नॉर्मैलिटी मिलता है, इसका मतलब है नॉर्मैलिटी अधिक आएगी। सेम सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सैंपल में कंपैरिजन करोगे कभी अगर, तो आपको नॉर्मैलिटी ज्यादा मिलेगा मोलैरिटी से, ग्राम इक्विवेलेंट अधिक आपको मिलेगा व्हेन कंपेयर टू मोल्स, और इक्विवेलेंट वेट आपको ज्यादा मिलेगा व्हेन कंपेयर टू मोलर वेट। समझ गए ना? ठीक है, इनके बीच का ये आपस में रिलेशन था। फॉर्मूले बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट डाउन करेंगे हम आगे बाद में, तो मतलब एक जगह पे लिख लेंगे बाद में। अभी तो आपको साथ साथ पढ़ते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो चलिए फिर एक हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। एक है रिलेटेड क्वेश्चन अपना,
एक सोल्यूशन है जिसको प्रिपेयर करा है हमने, containing 148 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 2000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन है वो उसमें 148 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। क्या है ये? सोल्यूट है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सोल्यूट है। किसमें प्रेजेंट है? 2000 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। 2000 ml का मतलब क्या होता है? 2 लीटर। ठीक है। कैलकुलेट, सबसे पहले आप मोलारिटी बताओगे, फिर आप नॉर्मेलिटी बताओगे, फिर आप मोल्स बताओगे, फिर आप ग्राम इक्विवेलेंट्स बताओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सोल्यूट क्या दे रखा है? COH2 दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है? 148 ग्राम दे रखा है। फाइन। किसमें? 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना वो यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपका यही वाला है, यही है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। फाइन। अब पहुंचना है आपको पहला क्वेश्चन, मोलारिटी। मोलारिटी कैसे निकालोगे? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, चलो मोल्स कितने हैं? ये जो आपका COH दिख रहा है जिसकी वेट 148 ग्राम दे रखी हुई है, उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करना जानते हो क्या? बताओ इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट कितना दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 148 अपॉन मोलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कितना होगा? जब इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, है ना। चलिए बताइए, मोलर वेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है, एक कैल्शियम होता है 40, कुछ मोलर वेट याद रखना। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में दिया रहता है क्वेश्चन में, फिर भी कुछ याद रखना। मैं आपको लिस्ट डाउन करवा दूंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस, कि कौन कौन से मोलर वेट आपको याद करना है। तो कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1। तो 40 + 16 + 1 × 2, तो ये आपका कितना बन गया? 34। 34 + 40 74। मोलर वेट आ गया 74 ग्राम। 74 डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना आ रहा है बताइए? 2। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिले हैं जो कि सॉल्यूट है, और उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। ओके फाइन, 2 मोल इसका मिल गया। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल मिला? 2 मिला, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, कितना वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का? इन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो ml में दिया है, उसको आपको लीटर में बदलना है ना। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हो? 1000 से डिवाइड। तो इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 2000 अपॉन 1000, दैट इज इक्वल टू 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स पुट करिए और आंसर आ गया 1 मोलर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का आपसे बोल रहा है बताओ नॉर्मेलिटी कितनी है इसी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम बता देंगे नॉर्मेलिटी कितनी है। कैसे करेंगे? डायरेक्टली हम जानते हैं फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो सेकंड है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। मोलारिटी कितनी मिली थी? 1 मोलर मिला था ना। हाँ, वैलेंस फैक्टर कितना होगा? किसका वैलेंस फैक्टर? सॉल्यूट का वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो बताइए वैलेंस फैक्टर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मिली थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंस फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये जो बेस है इसमें OH 2 है। ठीक, तो हम 2 पुट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना है? 2 नॉर्मल है। डन, फाइन। देखो आ रहा है ना, नॉर्मेलिटी ज्यादा आ रही है व्हेन कंपेयर टू मोलारिटी। तो क्रॉस चेक कर लेना ऐसे एग्जाम में। ठीक है, जल्दीबाजी में गलती ना हो, ऐसा नहीं हो जाए कि 1/2 आ जाए आंसर। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों का आता है और वो ऑप्शन में भी दिया रहता है, ये टीचर को पता होता है कि बच्चे कहाँ पर मिस्टेक करेंगे। फिर है नेक्स्ट, मोल्स इन 3 लीटर ऑफ सेम सोल्यूशन।
अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा ही सोल्यूशन लिया जाए 3 लीटर वॉल्यूम, अगर इसी तरह के सोल्यूशन का 3 लीटर वॉल्यूम लेंगे तो उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 3 लीटर्स लिया जा रहा है तो। ठीक है, क्या आपको याद है हमने मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकाली थी? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अभी आपको कह रहा है कि ये 5 लीटर इतना बड़ा ये जो सोल्यूशन था ना, ये जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन का, ये वाले सोल्यूशन का 3 लीटर लिया गया है तो उसमें कितने मोल्स होंगे ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आप ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने 3 लीटर कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता करके बताना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन तो आ चुकी है, उसी सॉल्यूशन की बात हो रही है, उसी सॉल्यूशन का 3 लीटर वॉल्यूम लिया गया है। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले हो बच्चों? 1 मोलर निकाले हो, तो वो 1 मोलर यहां पुट कर दोगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देना। कितना बन रहा है आंसर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो था न्यूमरेटर, ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 3 into 1 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 3 मोल्स। ओके, इजी। नाउ लास्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 2 लीटर सोल्यूशन में अगर हम 2 लीटर सोल्यूशन लें तो उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे? ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। अब आप ये बताइए कि अगर आप मोल्स, ये तो मोल्स है, ये 3 मोल्स है, किसमें 3 मोल्स आया है? 3 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, अभी का हमारा क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, 2 लीटर में पूछ रहा है। 3 लीटर में पूछा होता तो बात सिंपल होती, सीधा मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लीटर अगर आप सोल्यूशन का लोगे तो फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। याद है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सही बात है। चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, कितना वॉल्यूम लिया गया है क्वेश्चन में? 2 लीटर लिया गया है। किस सॉल्यूशन का लिया गया है? देखो, सॉल्यूशन को अगर मेंशन कर दिया ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर दी तो वो सॉल्यूशन तो अब स्पेसिफिक हो गया। तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आई थी? सेकंड जो आंसर हम निकाले हैं उसमें नॉर्मेलिटी हमने निकाला था 2 नॉर्मल आया था, तो बस वो 2 नॉर्मल आप यहां पर पुट कर दिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझ गए? ओके, तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे आगे, और क्वेश्चंस भी इस पैटर्न में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा। अब बच्चों आप कुछ फॉर्मूले सीखे, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला सीखे हो। एक फॉर्मूला आपने ग्राम इक्विवेलेंट का क्या सीखा है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। एक फॉर्मूला आप सीखे हो मोल्स इनटू वेरिएंस फैक्टर, और एक फॉर्मूला अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी आपने सीख लिया, क्या? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, ओके। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए, ये आपको बहुत, ये 3 फॉर्मूला बहुत काम में आएगा जब हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे बैक टाइट्रेशन तब। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले को प्रिपेयर करके रखना, स्ट्रॉन्ग करके रखना फॉर बैक टाइट्रेशन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा एक क्वेश्चन बनता है डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो डाइल्यूशन क्या होती है? एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये है एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन मतलब आपने क्या करा है, आपका एक दोस्त आपके घर आया, और दोस्त आया घर और आपके पास था एक पेप्सी का बॉटल। ठीक है, या तो पेप्सी का बॉटल था, नहीं तो फिर आप घर में नींबू पानी बनाते हैं ना, तो वो बना लिए। नहीं था वो पेप्सी का बॉटल नहीं था, चलो नींबू पानी बना लिए। तो नींबू पानी शक्कर सब मिलाकर
आप अपने लिए और अपने दोस्त के लिए बड़े प्यार से एक सोल्यूशन बनाए, मतलब शिकंजी बनाए। तो जो शिकंजी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब आप दोनों रेडी हो शिकंजी को पीने के लिए, लेकिन तभी आपका एक तीसरा दोस्त भी आ गया। तो तीसरा दोस्त कौन था? राम दोस्त आ गया, आपका तीसरा दोस्त। अब ये तीसरा दोस्त है, ये भी बड़ा आके देखा, अरे वाह शिकंजी बनाए हो, बड़ी अच्छी बात है यार, पिलाओ तो फिर हम लोग, चलो मतलब बहुत सही है, ये तो सही टाइम पे बनाया, बड़ी गर्मी से आए हैं। तो क्या हुआ? आपने कहा हाँ ठीक है, बट घर में एक प्रॉब्लम थी, शक्कर भी खत्म हो गया था और नींबू भी खत्म हो गया था, बचा क्या था? सिर्फ पानी। तो आपने सोचा कि एक काम करते हैं, इस कंटेनर में मिला देते हैं खूब सारा पानी, और आप दनादन इसमें खूब सारा पानी मिला दिए। ठीक है, 3 ग्लास बनाने के लिए आप इसमें मिला दिए खूब सारा पानी। अब जो आप इसमें पानी मिलाए हो ना, सिर्फ शक्कर नहीं मिलाए हो, सिर्फ पानी मिलाए हो ना, इस सिर्फ पानी मिलाने वाले प्रोसेस को, सिर्फ सॉल्वेंट मिलाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। ओके, तो आपने क्या करा, आप एक सोल्यूशन में जो पहले से बना हुआ था उसमें आपने केवल सॉल्वेंट मिला दिया। ठीक है, अब आपका जो सोल्यूशन है, नया सोल्यूशन, वो कहलाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन। ओके, चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं। पानी मिलाए तो समझ में आ गया, तो पानी मिला रहे हो, सिर्फ पानी मिला रहे हो, इसमें पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ये कंटेनर, शक्कर तो बेचारा उतना ही रह गया, घुल गया अच्छे से, पानी में घुल ही जाता है शक्कर, है ना, ऐसा नहीं कि नाराज होकर नीचे बैठा रहेगा, घुल गया पानी। लेकिन अब हो गया है इतना पानी पानी, खूब सारा पानी पानी हो गया, हर जगह पानी पानी। ओके, अब ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें आपने सिर्फ पानी मिलाया, इसी प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो? डाइल्यूशन। सिर्फ पानी या फिर सिर्फ कोई सा भी सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है। ओके, तो बेसिकली सोल्यूशन की हो गई है डाइल्यूशन, सोल्यूशन हो गया है डाइल्यूट, इसे आप बोलोगे डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि इसमें रिलेटिवली ज्यादा सॉल्वेंट है, ज्यादा पानी है। ठीक है, इसे आप बोलोगे, ये तो सोल्यूशन है आपका। अब आप ये बताओ कि आपने तो पहले बनाया था बड़े प्यार से, है ना, शक्कर और सब मिलाकर पानी बनाया था, नींबू पानी, लेकिन अब जो आप बनाए हो ये नया वाला सोल्यूशन, ये नया वाला सोल्यूशन क्या पुराने वाले सोल्यूशन की जितना स्वीट रहेगा क्या? नहीं 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 नहीं, नया वाला सोल्यूशन पुराने वाले सोल्यूशन की जितना स्वीट नहीं रहेगा, है ना, तो इसकी स्वीटनेस कम हो गई है। ये जो बाद वाला सोल्यूशन है इसकी मिठास कम हो गई है, इसकी स्वीटनेस कम हो गई है। ठीक है, अब ये स्वीट तो कम है, लेकिन एक बात बताओ, क्या शक्कर का अमाउंट इन बोथ दीज सॉल्यूशंस बदला या सेम रहा? सेम रहा। शक्कर तो था ही नहीं घर में, पानी मिलाया आपने एक्स्ट्रा, तो शक्कर दोनों में ही सेम रहा, है ना। चेंज क्या हो गया है बच्चा? चेंज हो गया है स्वीटनेस इंडेक्स। जो स्वीट होता ना वो पानी, जो पहला वाला पानी इतना स्वीट था उतना दूसरा वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब बात को समझना, मैं ये कहना चाह रही हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ शक्कर का मोल्स इन दोनों में सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में ही सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में इक्वल है, इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है, बदल क्या गया है? बदल गया है स्वीटनेस, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो गया है। जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है वो ज्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। तो पहले वाले सॉल्यूशन में था N1 मोल्स, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में N1 मोल्स थे, दूसरे वाले सॉल्यूशन में भी N1 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो बदले नहीं ना सॉल्यूट के, ये तो इसको लिख दो ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल है, और कितने कितने हैं? सॉल्यूट यहां पर भी n है और दूसरे वाले केस में भी n है, सेम सेम। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम की जहां तक बात होगी तो वॉल्यूम फर्स्ट वाले केस में कितना होगा? V1 होगा, है ना।
सेकेंड वाले केस में ऑब्वियसली वॉल्यूम अधिक होगा, V2 होगा। V2 ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू V1 क्योंकि पानी मिलाकर नया सोल्यूशन बना है। V2 इज मोर देन V1, राइट। अब बारी आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सेम है क्योंकि आपने डाइल्यूशन में क्या, डाइल्यूशन का मतलब ही है सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाना, ठीक है। पानी के साथ शक्कर भी मिला दोगे तो उसको डाइल्यूशन नहीं बोलेंगे फिर। फाइन, तो अब क्या हो रहा है, अब मैं चाहती हूं कि आप कैलकुलेट करो दोनों सोल्यूशन की मोलैरिटी जल्दी से। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स n by V1 करेंगे। यहां पर ये मिल जाएगा आपको m1। यहां पर मोलैरिटी निकालने के लिए जो कि m2 है मान लेते हैं, कितनी वैल्यू रखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, V2, राइट। अब देखो आपने m1 उधर निकाला n by V1 करके, इधर आपने निकाला n by V2 करके मोलैरिटी, दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी आप निकाल लिए। अब बताओ V2 ज्यादा है ना V1 से, और दोनों का ही न्यूमरेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर सेम। V2 की जो वॉल्यूम है वो अधिक, ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला वॉल्यूम कम है, तो न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर अगर इसका ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है ना, डिनोमिनेटर के बढ़ने पे क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो घट जाती है ना, राइट। तो क्योंकि V2 ज्यादा है देन V1, इसलिए M2 की जो वैल्यू है वो कम आएगी देन M1, करेक्ट। तो अब थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या मिला, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम, करेक्ट। V2 यहां पर ज्यादा, इसका जो V1 है वो कम, इसकी जो मोलैरिटी आई वो कम आई, इसकी जो मोलैरिटी आई वो अधिक आई, और यही मोलैरिटी थी, यही कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को आप लेमैन टर्म्स में क्या बोलते हो? कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सोल्यूशन में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उस सोल्यूशन की स्वीटनेस ज्यादा होगी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? स्वीटनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सेकंड वाला सोल्यूशन है वो कम स्वीट है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर कम है व्हेन कंपेयर टू पहला वाला सोल्यूशन जो कि ज्यादा स्वीट है, ओके। तो हम समझ गए हैं एक बात, क्या समझे हैं कि डाइल्यूशन पे वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के लिए आप लोग ये पॉइंट्स याद रखना, n remains same, दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू n by V1 लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब बताओ बच्चा, क्या मैं चाहती हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना? हाँ चाहती हूँ, हमेशा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते ही हम लोग। तो हम चाह रहे हैं कि पहले वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। उसके लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, m1 v1 करोगे। दूसरे वाले केस में भी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? m2 v2 करके निकालोगे, ठीक है। दोनों केस में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो सेम है क्योंकि डाइल्यूशन में तो आपने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सेम रखा है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों केस में सेम है तो क्या इधर का n इधर का n सेम है, दैट्स वाई क्या मैं लिख सकती हूं n1, इधर लेफ्ट वाला m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लिख सकती हूँ ना, यस। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आया और ये जो नंबर ऑफ मोल्स आया, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ट्विन हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे डाइल्यूशन होने पे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। आई होप समझ में आया। तो डाइल्यूशन दिख रहा है, डाइल्यूशन होने पे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ओके। एक क्वेश्चन आपसे बोलता है, क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन तो मैं इधर इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है what volume of water must be added to a 3 liter of 10 molar acid solution to make it exactly 4 molar। तो मेरे पास एक 3 लीटर का एक सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है कितना, 3 लीटर का सोल्यूशन है ये, 3 लीटर, इसकी मोलैरिटी कितनी है? 10 मोलर, ठीक है।
अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कितना पानी ऐड करोगे कि जो फाइनल सोल्यूशन है वो 4 मोलर बन जाए। इसमें आपको ऐड करना है पानी H2O। कितना पानी ऐड करेंगे कि सोल्यूशन बन जाए 4 मोलर। सोल्यूशन की मोलारिटी घटती हुई नजर आ रही है ना, घट रही है मोलारिटी। 10 मोलर से कहां जा रहे हो, 4 मोलर की तरफ जा रहे हो। मोलारिटी डिक्रीज हो रही है, होना ही था। डाइल्यूशन में तो मोलारिटी डिक्रीज होती ही है। पूछ ही तो रहा है क्वेश्चन, कितना पानी ऐड करेंगे। सिर्फ पानी ऐड करोगे तो डाइल्यूशन हो रहा है ना, सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो डाइल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जब आप पानी ऐड किए तो ये जो फाइनल सोल्यूशन बना बेचारा, उसकी हो गई मोलारिटी रिड्यूस। और कितनी हो गई फाइनल मोलारिटी उसकी मोलारिटी हो गई 4 मोलर। ओके, 4 मोलर। 10 था पहले कहा, अब हो गया है 4 मोलर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ आपने कितना पानी ऐड करा है। ओके, आपने कितना पानी ऐड करा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान रखना। अब दिमाग लगाना शुरू करें तो पता चला कि अच्छा हुआ तो है इसमें डाइल्यूशन, सॉल्यूट तो ऐड करा नहीं है, पानी ऐड करा है। तो अगर सॉल्यूट ऐड करा नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है। डाइल्यूशन की बात हो रही है, दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है। तो हम डाइल्यूशन के केस में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इधर का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू राइट का नंबर ऑफ मोल्स, मतलब M1V1 इज इक्वल टू राइट का नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो M2 इंटू V2, पहले वाला मोलारिटी कितना आ गया, ये आ गया है 10, ये कितना आ गया है 4। ठीक है, पहला वाला वॉल्यूम कितना था बच्चा, दिया है ना 3 लीटर था पहला वाला वॉल्यूम। दूसरा वाला वॉल्यूम कितना था ये बताओ। दूसरा वाला वॉल्यूम तो आप निकाल लोगे, सेकेंड वाला जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे। कैसे निकाले, 10 इंटू 3 हो गया। आपका ये दे दिया है और उधर 4 दिया हुआ है तो आप V2 निकाल लिए, V2। लेकिन कैच है यहाँ पर ये कि क्या V2 निकालने से आपका पर्पस सॉल्व हो गया, क्या नहीं हुआ ना। देखते हैं, चलो V2 पहले कैलकुलेट कर लिए। तो ये कितना हो गया, 2.5 इंटू 3 7.5 लीटर्स। ठीक है, मतलब फाइनल सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितनी मिल गई, 7.5 लीटर्स। ये फाइनल सोल्यूशन की वॉल्यूम है। पहले सोल्यूशन की वॉल्यूम 3 लीटर थी, दूसरे वाले सोल्यूशन की वॉल्यूम 7.5 लीटर्स आ रही है। तो आपने जो काम किया उसमें आपने कितना पानी डाला बच्चा, उसमें आपने फाइनल टोटल मिलाकर पानी कितना डाला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो 3 लीटर से 7.5 लीटर जाने में आप कितना पानी डालोगे, ऑब्वियसली 4.5 लीटर्स पानी डालोगे। ठीक है, तो वाटर एडेड कितना बन गया, वाटर एडेड कितना आ गया, 7.5 माइनस 4, दैट इज 4 था ना पहले, 3 था पहले, था 3, तो दैट इज 4.5 लीटर्स। ओके, तो वाटर एडेड कितना हो रहा है, 7.5 माइनस 3, दैट इज 4.5 लीटर्स। ये हो गया है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो डाइल्यूशन की क्वेश्चन में बस देख लेना कि अच्छा सिर्फ पानी ऐड किया, बस सीधा है बात। करना क्या होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर देना होगा। ओके फाइन। अब डाइल्यूशन के जैसा एक और टॉपिक होती है, वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या होता है, एक सोल्यूशन है। ओके, ये है एक सोल्यूशन। इस बारी क्या हुआ, आप फिर से घर में बैठे थे, अकेले बोर हो रहे थे, दोस्त आ गया घर पे, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, उसके पहले खा पी भी लेंगे। तो आपने फिर से बना दिया है सोल्यूशन, पानी मिलाया, शक्कर मिलाया, शिकंजी बनाई, ठीक है, बन गया सोल्यूशन। बहुत सारा सोल्यूशन बना लिया आपने, आपको बहुत ज्यादा अंदाजा था नहीं, बहुत कुछ डाल दिया, सोल्यूशन बन गया। अब ये जो सोल्यूशन बन गया है, इससे मतलब आपने एक बकेट भर के बना लिया है सोल्यूशन, लेकिन इतना पी तो नहीं पाओगे ना। एक ग्लास अपने लिए निकाले, एक ग्लास निकाल लिए अपने दोस्त के लिए, 2 ग्लास सोल्यूशन आप बाहर निकाल लिए, फिर भी बहुत सारा सोल्यूशन बचा हुआ रह गया। अब बात को समझना, आपने पहले खूब सारा शक्कर, खूब सारा पानी, खूब सारा नींबू, खूब सारा थोड़ा बहुत मसाला डालकर एक सोल्यूशन बना लिया। उस सोल्यूशन वो बनकर तैयार हो गया है, बकेट वाला सोल्यूशन जो है ना, ये तैयार है बनकर, सोल्यूशन है, ये मेन सोल्यूशन है, ठीक है।
ये है आपका सोल्यूशन। अब आप क्या कर रहे हैं, उस सोल्यूशन में से एक ग्लास सेपरेट कर लिए, एक ग्लास बाहर निकाले और फिर एक और ग्लास सोल्यूशन बाहर निकाले, एक खुद के लिए एक दोस्त के लिए। अब आप बताओ कि क्या इन तीनों सोल्यूशन की जो स्वीटनेस इंडेक्स है वो सेम रहेगी या अलग अलग होगी? ये तीनों जो सोल्यूशन है वो एक जैसे मीठे होंगे या अलग अलग मीठे होंगे? एक जैसे मीठे होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि वो सारा शक्कर निकलकर आपके दोस्त के ग्लास में चला गया, आपके ग्लास में शक्कर आया ही नहीं, दुश्मनी थी उसकी, ऐसा तो नहीं होगा। तो शक्कर जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पहले। अब आप जब उसको निकालोगे तो दोनों ही ग्लास की स्वीटनेस इंडेक्स सेम रहेगी। आप चाहो तो आप इस पूरे बकेट को ही उठाकर पी जाओ, अगर पूरे बकेट को उठाकर पी जाओगे ना तो भी वो उतना ही मीठा लगेगा, स्वीटनेस इंडेक्स उसकी वही रहनी है, ठीक है? तो जब भी आप कभी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में से सैंपल्स सेपरेट करते हैं तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की और सैंपल की दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो नहीं बदलती। आपने क्या किया, बस एक ग्लास निकाल लिया बाहर, ऐसा तो नहीं किया ना कि कुछ मिला दिया, कुछ शक्कर मिला दिया एक्स्ट्रा या पानी मिला दिया, वो सब नहीं कर रहे हो। बस क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन बना लिया है, एक ग्लास सेपरेट कर लिया है, बाहर निकाल लिया है, ठीक है? ओके, तो ये जो है ना ये सारे कहलाते हैं आपके सैंपल्स जो आपने छोटा छोटा बाहर निकाला है। फाइन, अब थोड़ा समझेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन की स्वीटनेस एक जैसी है, किन दोनों की? बच्चा इसको इरेज कर दो, ठीक है? एक को रहने दो, कंफ्यूज नहीं होगे। इन दोनों की, बड़े वाले की छोटे वाले की स्वीटनेस इंडेक्स सेम है, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले वाले में शक्कर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, जो छोटा वाला सैंपल है उसमें शक्कर के मॉलिक्यूल्स सारे तो नहीं निकल कर आ गए हैं, है ना? उसमें तो शक्कर के मॉलिक्यूल्स आए हैं लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही आए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शक्कर की अगर हम बात करें, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शक्कर की बात करें तो पहले वाले सैंपल में, मतलब बड़ा वाला सैंपल जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शक्कर कितना होगा? N1। दूसरे वाले में कितना होगा? N2। छोटा वाला ग्लास में टोटल शक्कर कम होगा व्हेन कंपेयर टू बड़ा वाला बकेट। बड़े वाले बकेट में तो खूब सारा शक्कर है, ठीक है? तो N1 इज मोर देन N2। N2 कम है, छोटा है, N1 ज्यादा है। अब बारी आती है वॉल्यूम की। तो पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है ना? दूसरे वाले का जो वॉल्यूम है वो है कम, एक ग्लास एक बकेट। नाउ अब निकालते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए बताओ, मोलैरिटी के लिए पहले वाले की आप मोलैरिटी निकालो। कॉन्सेंट्रेशन वैसे तो आप समझ गए, दोनों ही केस में स्वीटनेस सेम होगी पानी की। आप बकेट से पी लो डायरेक्टली या फिर आप एक ग्लास से पी लो, दोनों की सोल्यूशन की जो स्वीटनेस है वो बराबर है, मिठास बराबर है ना? तो अभी क्या कर रहे हो, m मोलैरिटी जो है उसको निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट? पहले वाले केस में क्या करेंगे? N1 by V1। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे? N2 by V2। चलो M1 लिख देते हैं, M2 लिख देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। अब आप ये बताइए कि N2 भी कम है छोटे ग्लास में, छोटे ग्लास का वॉल्यूम भी कम है, बकेट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर भी ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ बकेट भी ज्यादा है। तो जिस प्रोपोर्शन में शुगर घटा है इन छोटा वाला ग्लास, उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी घटी है। एज अ रिजल्ट दोनों ही केस में स्वीटनेस सेम है। मतलब दो स्वीटनेस का मतलब क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। एज अ रिजल्ट दोनों ही केस में मोलैरिटी सेम है। गॉट इट? तो दोनों ही केस की मोलैरिटी सेम है, मतलब लिख सकते हैं M1 is equal to M2 means N1 by V1 is equal to N2 by V2। तो ये जो आपका आया ना इक्वेशन N1 by V1 is equal to N2 by V2, ये जो इक्वेशन मिल रहा है ये इक्वेशन सैम्पलिंग की इक्वेशन है। पहले जो आया था M1 V1 is equal to M2 V2, वो जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन थी डाइल्यूशन की इक्वेशन। ओके, ठीक है। चलो बच्चा, तो आप समझ गए, डाइल्यूशन भी समझ गए, सैम्पलिंग भी समझ गए। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ।
पहले डाइल्यूशन की बात है। तो बनाया आपने सोल्यूशन, फिर से सोल्यूशन बनाते रहते हो आप लोग, तेज हो। तो सोल्यूशन बनाया, फिर पानी मिला दिया, डाइल्यूशन हो गया। अब डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों केस में बराबर, मतलब m1v1 इज इक्वल टू m2v2, है ना। अब अगर ये वाली केस, ये तो केस आपको मिल गया है, ये केस कहां से आया है वो भी आप समझते हो। ये केस कहां से मिला है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब टोटल शुगर जितना पहले वाले सोल्यूशन में था, टोटल शुगर उतना ही था डाइल्यूट सोल्यूशन में, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब इन बोथ द सैंपल्स आर इक्वल, हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। इन बोथ सैंपल्स आर इक्वल, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, हम लिख सकते हैं कि जितना ही नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स राइट हैंड साइड में भी है, दोनों में बराबर बराबर है। अब आप ये बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि दोनों ही केस में, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, तो क्या दोनों केस में या फिर दोनों सोल्यूशन में क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? सोचो, नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों में बराबर है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, समझ रहे हो ना डाइल्यूशन की बात, डाइल्यूशन में क्या हुआ था, वापस से बना दूं क्या डायग्राम, ये छोटा था पानी, इसमें थे शक्कर भी, ये रेड रेड वाले, रेड शक्कर पता नहीं कहां से आए, रेड एंट्स लेकर आई होगी, तो ये भी है, यहां पर भी है खूब सारा पानी, और यहां पर भी है वो पानी मिला, इसमें क्या कर रहे हैं आपने, सिर्फ पानी मिलाया है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुए, वो दोनों ही केस में सेम है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि यहां पर जो सॉल्यूट है, मान लेते हैं यहां पर NaOH सॉल्यूट है, या फिर यहां पर COH2 सॉल्यूट है, COH2 सॉल्यूट है, यहां पर भी COH2 सॉल्यूट है, शक्कर की जगह पे COH2 लिख दिया ताकि आप बैलेंस फैक्टर देख पाओ। अगर COH2 सॉल्यूट है दोनों केस में, और पहला वाला सोल्यूशन नॉर्मल सोल्यूशन है, दूसरा वाला सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। अब आप ये बताना कि पहले वाले में नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं है 10, डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 ही रहेंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि सॉल्वेंट बदल रहा है, सॉल्वेंट बढ़ रहा है, सॉल्यूट नहीं बढ़ रहा है। अब आती है बारी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर करके। वैलेंस फैक्टर मोल्स, मोल्स किसका लिखा है मैंने, सॉल्यूट का लिखा है, वैलेंस फैक्टर भी किसका पुट करोगे, सॉल्यूट का पुट करोगे, है ना। सॉल्यूट मतलब COH2, कितना पुट करेंगे इसका वैलेंस फैक्टर, 2, राइट, ये दिख रहा है आप लोगों को, चलो कलर चेंज कर देती हूं मैं, ये 10 into 2, 10 into 2, 10 into 2 करने से क्या मिल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ COH2 इन पहला वाला सैंपल, ठीक है। दूसरे सैंपल में भी नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 10 ही है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर करोगे। वैलेंस फैक्टर वापस से उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2 ही होगा ना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो शुगर है, जो नमक है, एक बटर, सल्यूट को आप बदल तो नहीं रहे हो, जब तक आप सल्यूट को सेम रख रहे हो तब तक तो वैलेंस फैक्टर उतना ही रहेगा, लेफ्ट वाला COH2 हो या ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन वाला COH2 हो, दोनों की वैलेंस फैक्टर तो सेम ही रहनी है, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली है क्या, उसमें है COH2, ठीक है, मतलब OH 2 है। तो जब वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई किया ना, तो ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, तो इसका मतलब है कि अगर दोनों केस में नंबर ऑफ मोल सेम आ रहे हैं, दोनों केस में सॉल्यूट तो ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि हमने किया क्या है, हमने सिर्फ डाइल्यूशन करी है, तो इसका मतलब है कि दोनों केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी सेम आएंगे। ओके, दोनों केस में, इन केस ऑफ डाइल्यूशन में मोल्स तो सेम रहते ही हैं, मोल्स remains same after dilution, ये तो पहली बात है ही है। और दूसरी बात,
जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो भी सेम रहेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट भी रिमेन्स सेम आफ्टर डाइल्यूशन। गॉट इट? ओके। तो ये बात है, मैंने आपको कहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर्स। इसको भूल ना जाना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है N इंटू वी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है M इंटू वी। इसका मतलब है एक डाइल्यूट सैंपल में दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बराबर होते हैं। इट मींस M1V1 इज इक्वल टू M2V2, या बोले तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझ गए? ओके। तो ये बात हुई है डाइल्यूशन की, ठीक। अब बारी आती है सैम्पलिंग को भी थोड़ा समझ लो इस टर्म में। सैम्पलिंग आप समझ तो गए, हम नॉर्मेलिटी के टर्म में समझना चाह रहे हैं। सैम्पलिंग में क्या हुआ था बच्चों? सैम्पलिंग में मोलैरिटी सेम रही थी, मिठास नहीं गई थी, मिठास सेम रही थी। आप एक बकेट को पी जाओ या फिर आप एक ग्लास पियो, है ना। तो सैम्पलिंग जो है हमारी, उस सैम्पलिंग में कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा था, मोलैरिटी दोनों ही केस में बराबर थी। मोलैरिटी रिमेन सेम, ठीक है, ओके। मोलैरिटी अगर सेम रहती है, इसका मतलब है, आप बताओ, जब दोनों साइड की मोलैरिटी सेम है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? याद होगा ना, नानी इज मोर देन मम्मी। मतलब नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर किसका? सॉल्यूट का। जब दोनों केस में सॉल्यूट सेम है, सैम्पलिंग या डाइल्यूशन दोनों में सॉल्यूट को बदला क्या? जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसको तो नहीं बदला ना। जब उसको आप बदल ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब है कि वैलेंस फैक्टर दोनों ही केस में, चाहे वो बड़ा बकेट वाला सोल्यूशन हो या फिर एक ग्लास सोल्यूशन हो जो आपने अपने दोस्त को दिया है, दोनों ही सोल्यूशन में जो आपकी वैलेंस फैक्टर आएगी सॉल्यूट की, वो सेम आएगी, राइट। तो इसका मतलब है मोलैरिटी दोनों ही केस में सेम है, तो नॉर्मेलिटी भी दोनों ही केस में सेम आएगी, है ना। मोलैरिटी रिमेन सेम, नॉर्मेलिटी रिमेन सेम, ओके फाइन। इन केस ऑफ सैम्पलिंग, पुराने वाले केस में जो हमारा डाइल्यूशन वाला केस था, उसमें क्या था? उसमें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहते थे, ठीक है, गुड। तो आप समझ गए हो बात को। एक क्वेश्चन मैं आपको सैम्पलिंग पे कराना चाहती हूँ। तो एक सैंपल दिया हुआ है, उसकी मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन 2 मोलर है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन 2 मोलर is used to prepare a 0.5 liter sample solution. Calculate number of moles in sample, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो आपका स्टैंडर्ड, इस क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 2 मोलर दे रखी है। डाइल्यूशन तो हो नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं हम? बस एक सैंपल को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सैंपल को हमने सेपरेट किया है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 0.5 लीटर्स, और आपसे पूछ रहा है कि इस सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? मोलैरिटी, जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मोलैरिटी 2 मोलर है, तो हमें पता है कि सैंपलिंग में कभी भी मोलैरिटी बदलती नहीं है ना। तो 2 मोलर इसकी भी होगी कॉन्सेंट्रेशन। बस यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब आप समझ गए कि इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर ही है, आप बस सैम्पलिंग टर्म और डाइल्यूशन टर्म में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, तो हो गया काम आपका। फिर ये 2 मोलर
वॉल्यूम कितनी दे रखी है 0.5 लीटर्स, इस सैंपल की वॉल्यूम 0.5 लीटर्स है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो आप पता कर लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बच्चा जानते हो ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो मोलैरिटी कितना 2 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 0.5 लीटर्स, फाइन। अब ये तो वॉल्यूम पुट कर दिया हमने सोल्यूशन का, क्योंकि बोल रहा था कि इस सोल्यूशन में इतने सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, बस अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1 मोल। समझ गए बात? ओके चलो, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, कहाँ पे क्या रिलेशन है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद होता जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी धीरे धीरे इन पे मास्टरी होती जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे, मैंने हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर भी रखा है, वो भी हम आगे करते जाएंगे। ओके, सैम्पलिंग समझ गए। अब आते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? अब देखो बच्चों, सपोज मैं एक क्लास पढ़ा रही हूं, अभी से पहले तो मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रही थी, तो ऑफलाइन क्लास जो मेरी चल रही है उसमें है 150 बच्चे। अब उसमें से मान लेते हैं कि जो 15 बच्चा है वो बड़ी तेजी बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, और 80 बच्चे लगभग एवरेज टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी क्लास को किसकी स्पीड पे रखना है, मैं तो पढ़ा रही हूं, मुझे अपनी क्लास को उस बच्चे की स्पीड पे रखना है जो बच्चा को ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, तभी तो वो फाइनली पिकअप होकर आएगा और फिर क्लास के पेस के साथ मैच करेगा। मान लो मैं 3 सेकंड में क्वेश्चन एक बच्चा सॉल्व कर रहा है, जो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व किया उसने 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और फिर मैं भी उस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर दूं, फिर तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना, फिर सारे बच्चे कैसे मेरे सारे बच्चे सक्सेसफुल होने का फिर चांस मैं घटा दूंगी। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल बातें हैं ना, यही प्रैक्टिकल बातों को हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो भी फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। फिजिकल साइंसेस और अप्लाइड वर्ल्ड दोनों लगभग एग्जैक्ट तो सिमिलर नहीं हो सकते, लेकिन रिलेटेबल होते हैं। अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन जो हो रही है उसमें हमने एक ए और बी को रिएक्ट करा और बन रहा है सी और डी, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि ए मेरे पास कम है और बी खूब सारा है, डी बहुत सारा है। तो आप ये बताओ कि ए जब कम है और बी बहुत सारा है तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी, कौन खत्म होगा? ऑब्वियसली ए खत्म हो जाएगा, बी बचा हुआ रह जाएगा, यही तो कहता है ना लॉजिक। तो ए जो है क्योंकि वो हमने कम लिया, ए मैंने लिया इतना सा, और जो बी लिया ना वो एकदम था इतना बड़ा, इतना सारा पाउडर ले लिया है बी का, और ए इतना सा, और उसको मिला दिया कंटेनर में, और देख रहे हैं कि रिएक्शन बढ़ो आगे। अरे बेचारा रिएक्शन तो उतना ही आगे बढ़ पाएगा ना जितना आपने ए लिया है। ए अगर थोड़ा सा लिए हो तो थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनना है, बी इतना सारा लेकर क्या कर लोगे, ठीक है। अगर आप ए भी ज्यादा रखते बी भी ज्यादा रखते तब तो रिएक्शन आगे बढ़ती। तो रिएक्शन किसको फॉलो करेगी? रिएक्शन तो उसे फॉलो करेगी जो कम है ना। रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी जो बहुत सारा था, बी इतना सारा था। ए को रिएक्शन क्या करेगा, ए को रिएक्शन प्रकट करके तो नहीं लेकर आएगा ना। तो इसका यही मतलब है कि हमेशा रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है जो कम होता है। अब इसको हम टेक्निकली लिखते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है बच्चों, जो रिएजेंट का मतलब है रिएक्टेंट, जो रिएजेंट एक रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, या बोले तो जो कम होता है, ठीक है। वो रिएजेंट जो एक रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के खत्म होने के बाद भी बचा रह जाए उसे हम कहते हैं रिएजेंट इन एक्सेस। गॉट इट? चलिए लिखते हैं। तो रिएजेंट
which gets completely consumed in a chemical reaction. ओके, उस रिएजेंट को आप बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएजेंट बचा हुआ रह जाएगा उसको आप बोलोगे रिएजेंट इन एक्सेस. द रिएजेंट which remains left over at the end of reaction. At the end of reaction मतलब रिएक्शन खत्म हो गई लेकिन रिएक्टेंट बचा हुआ है, is called reagent in excess. Okay, reagent in excess. फाइन. तो क्या बात है, देखते हैं थोड़ा बढ़िया से. एक रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट है, ये तो आई होप क्लियर है आपको. ठीक है, तो एक है, एक सपोज मैं रखती हूँ यहाँ H2 लिया और यहाँ O2 लिया और ये मैंने यहाँ लिखा H2O. ठीक, अब रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलना. रिएक्शन कहीं भी आपको दिखेगा केमिस्ट्री में, उसको बैलेंस कर लिया करो, सबसे पहले बैलेंस करके तैयार हो जाओ. ठीक है, तो H2, O2 और H2O है, तो मैं इसको बैलेंस करती हूँ. और भी तरीके हैं बैलेंसिंग के, ये एक बड़ा आसान तरीका है. 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. ठीक है, बैलेंस कर दिया. अब मैंने आपसे कहा कि देखो इसका, आप जानते हो ना बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये आपको क्या बता रही होती है. एक केमिकल रिएक्शन, क्लास 10th का एक चैप्टर याद करना, पहला वाला चैप्टर एनसीईआरटी का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, है ना. तो उस चैप्टर में आप क्या सीखे हो कि जो H2 और O2 है, ये जो सामने ऐसे लिखा हुआ है ना 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 2, तो ये जो लिखा हुआ है सामने सामने बैलेंसिंग के वक्त, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ये सारे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है, अब ये जो 2, 1, 2 लिखा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या बताता है आपको, ये आपको बताता है मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल बनता है पानी का. ठीक है, और ये क्या बताता है, ये आपको मोल्स भी बताता है. देखो कभी भी आपके पास मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है ना, फिर तो बस एवोगाड्रो नंबर का खेल है. मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है तो एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करो, मोल्स मिल जाएगा, है ना. अगर आपके पास सपोज आप एक मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 3 मॉलिक्यूल को मैं अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. अगर मैं ये कहती हूँ कि नहीं मेरे पास 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, तो इसका मतलब आपके पास कितना मोल है, आपके पास 3 मोल है. तो मॉलिक्यूल से मोल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना. आप समझ रहे हो बात में क्या कह रही हूँ. मैं ये समझा रही हूँ कि 3 मॉलिक्यूल आपके पास है, और अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर लेते हो, तो इस 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोलकर आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास 3 मोल है. सीधी बात है. तो बस यही यहाँ पे था कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और मैं पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगाड्रो नंबर से, तो मुझे मोल्स की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. मतलब मैं ये कह सकती हूं कि 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल बनाता है. लेकिन अगर मैं 2 मोल रखूं इसका, 1 मोल रखूं इसका, तो ये कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, है ना. तो मोल्स या मॉलिक्यूल्स, इन दोनों की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहां से, बैलेंस्ड इक्वेशन से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन देता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी. वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन, पार्शियल प्रेशर की इंफॉर्मेशन, ये दोनों मैं आपको बाद में बताऊंगी. फिलहाल के लिए आप याद रखना मॉलिक्यूल्स और मोल्स की इंफॉर्मेशन देता है आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ओके, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं 2 मोल ऑफ पानी. ठीक है,
अब ये देखो कि अगर कंटेनर में मैं इसका 4 मोल रख दूं, है ना, तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा 2 मोल। अगर मैं 4 मोल हाइड्रोजन का रख दूं कंटेनर में, तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एकदम कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए ये रिएक्शन, उसके लिए क्या करना होगा? ऑक्सीजन कितना रखोगे? 2 मोल्स रखोगे। और फिर पानी कितना बनेगा बच्चों? अगर आप सबको डबल कर रहे हो तो पानी भी डबल बनेगा। तो ये 2 1 2 था, अब आप 4 2 रख रहे हो तो पानी बनेगा 4 मोल्स, राइट? तो इसका ये मतलब है कि जब हम रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, और एक रिएक्टेंट को जैसे रख रहे हैं, दूसरा रिएक्टेंट उसी प्रोपोर्शन में हमें चाहिए होता है, ठीक है? अब ये 4 था, वो 2 है, ये बात तो सही है, लेकिन बात समझना, अगर मैं क्वेश्चन 4 मोल की, ये तो 4 मोल है, इसको 4 मोल ही रख दिया मैंने, 4 मोल रख दिया, इसको कितना मोल कर दिया? 1 मोल कर दिया। मैंने कंटेनर में ऑक्सीजन को 1 मोल रखा, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन को 1 मोल रखा और H2 को मैंने कर दिया है 4 मोल। अब आप बताइए क्या होगा? एक ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए थे रिएक्शन के लिए, दिख रहा है आपको? एक ऑक्सीजन को सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए था रिएक्शन के लिए, तो हमारा जो यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन मैंने लिया है, उसको तो बस 2 ही हाइड्रोजन चाहिए होगा रिएक्शन के लिए, है ना? तो ये इसको चाहिए सिर्फ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर रिएक्शन। तो ये तो पूरा खर्च हो जाएगा। इसको चाहिए सिर्फ 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन के लिए, तो उसका 2 मोल खर्च हो जाएगा, लेकिन हमने रखा कितना है? 4 मोल रखा है। इसका मतलब है कि 4 में से 2 खर्च हुआ और 2 बच जाएगा, राइट? 2 रिमेनिंग, 2 हो जाएगा रिमेनिंग। अब दिखा, ये ऊपर कर दीजिए। ओके, तो 2 रिमेनिंग मोल्स है ऑफ हाइड्रोजन, थोड़ा इसको सेपरेटली लिख देते हैं so that आप लोग रिमेनिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना बन रहा है बच्चा? 2 बन रहा है। खर्च हुआ हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन पूरा खर्च हो गया क्योंकि इसको कम लिए थे, है ना? तो अब यहां इस केस में आप ऑक्सीजन को क्या बोलोगे? लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? रिएजेंट इन एक्सेस, ठीक है? तो ऑक्सीजन इस केस में, इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन हो जाता है रिएजेंट इन एक्सेस। बात समझ में आ गई? चल ठीक है। अब और आगे नेक्स्ट एक और केस बनाती हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वही सेम H2, इसको बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। अब आप ये देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ा बदलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कितना कर दिया? यहाँ पे कर दो आप मोल्स को, जो गिवन मोल्स हैं क्वेश्चन में, जो गिवन मोल्स हैं उसके, इसके गिवन मोल्स हैं, मान लेते हैं 5, ज्यादा 5 कर दिया, 5 मोल है इसके, ठीक है? और जो ऑक्सीजन है उसके मोल हैं 10 या 12 कर दो, 12 कर दिया। 5 मोल हाइड्रोजन का लिया, ऑक्सीजन का लिया 12 मोल, दोनों को मिक्स कर दिया। अब समझें आप कि कभी भी ऑक्सीजन अगर 1 होता है तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ना? सही बात। यहां पर हमने ऑक्सीजन कितना लिया है? 12 ले लिया है, तो उसको हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? 24 चाहिए होगा। मेरे पास इतना हाइड्रोजन है क्या? नहीं, बस 5 हाइड्रोजन है, तो काम नहीं बनेगा ना। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मेरे पास कम है, ठीक है? 2 हाइड्रोजन को चाहिए 1 ऑक्सीजन, 5 हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा बच्चा? 2.5 ऑक्सीजन। 2 को अगर A चाहिए तो 5 को कितना चाहिए? 2.5, आधा। 2 को चाहिए 1, 5 को चाहिए 2.5, तो ये पूरा 5 रिएक्ट करेगा, ये तो कंप्लीटली कर जाएगा रिएक्ट। 2.5 ऑक्सीजन भी कर जाएगा रिएक्ट। कितना ऑक्सीजन बच जाएगा? लेफ्ट ऑक्सीजन कितना होगा? लेफ्ट ऑक्सीजन कितना होगा? 12 माइनस 2.5, 9.5, ठीक है?
तो 2.5 ऑक्सीजन रिएक्ट किया, पूरा हाइड्रोजन रिएक्ट किया, और ऑक्सीजन जो लेफ्ट है वो कितना है, 9.5 है। इस केस में कौन पूरा पूरा खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन। दैट्स वाई आप हाइड्रोजन को इस केस में क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन हम लोगों का हो गया है इस बारी लिमिटिंग रिएजेंट, LR। ठीक है, अब रिएक्टेंट की बात तो हमने कर ली, अब आती है बारी प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के बारे में बताइए आप थोड़ा, कि हमारा जो प्रोडक्ट है पानी, वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा। वो मैंने ऊपर में लिखा है कि 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो बनता है 2 पानी। अभी इस केस में क्या 12 ऑक्सीजन है तो क्या 24 पानी बन जाना चाहिए क्या, नहीं ना, नहीं ना, ऑक्सीजन तो सारा यूज ही नहीं हो रहा है। सारा ऑक्सीजन यूज होता तब तो 24 पानी बनता, लेकिन ऑक्सीजन तो बचा हुआ रह गया, है ना। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन सिर्फ 2.5 यूज हुआ है, समझ गए। तो इसलिए आप ऑक्सीजन से डायरेक्टली मत निकालना है आंसर। अगर आपको कभी प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप उसकी हेल्प लेना जो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, आप उसकी हेल्प लेना प्रोडक्ट का अमाउंट डिटरमिन करने के लिए। ओके, तो जैसे यहां पर हाइड्रोजन को देखो, वो पूरा खत्म हो रहा है ना, 2 हाइड्रोजन 2 पानी बनाता है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रिएक्ट किया बच्चा, 5 हाइड्रोजन रिएक्ट किया। क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है जो कि पूरा पूरा खत्म हो रहा है। 5 हाइड्रोजन कितना पानी बनाएगा, 2 से 2 पानी बनता था, तो 5 से भी कितना बनेगा, 5 पानी बनेगा। समझ में आई बात, डन। ओके, तो एक और पॉइंट हमें ऐड करना चाहिए अपने नोट्स में, वो ये पॉइंट है कि प्रोडक्ट हमारा जो है वो किससे डिटरमिन्ड होता है, वो डिटरमिन्ड होता है लिमिटिंग रिएजेंट से। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, डेफिनेशन तो आप समझ चुके हैं, वो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, और वही है जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन देती हूं, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, सेम क्वेश्चन रहने देते हैं, H2 और O2, ताकि आपको ज्यादा भेदभाव नहीं लगे कि मैम हमसे पूछ रही हैं तो कुछ और अपने बताया तो कुछ और। चलो, तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में गिवन मोल्स जो हैं, यही है रिएक्शन। गिवन मोल्स, जो क्वेश्चन में गिवन मोल्स हैं वो हैं 97.5 और 181 मोल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या है कि इस बार मैंने 2-4 मोल नहीं दिया, मैंने मोल्स का नंबर बढ़ा दिए। तो एग्जाम में अगर कभी ऐसे बड़ा बड़ा नंबर ऑफ मोल्स दे दे और आपसे लिमिटिंग रिएजेंट पूछे, तो बच्चा आप लोग ना एक ट्रिक अप्लाई करना। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करना। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। मैं इस साइड लिख दूं ट्रिक, चलो, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। जितने भी गिवन मोल्स हैं अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, जितने भी, इसको मैं सेपरेटली लिख रही हूँ बच्चों ताकि ये ना मिक्स नहीं हो, यहाँ पे दिखेगा नहीं। ट्रिक क्या है, टू फाइंड आउट, ट्रिक टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएजेंट अपॉन stoichiometric coefficient of that reagent, ठीक है, ये जिस भी रिएजेंट के लिए मिनिमम आएगा वो ही रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, ये जिस भी रिएजेंट के लिए मिनिमम आएगा
वो ही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ये रहा क्वेश्चन, कैसे ट्रिक अप्लाई करोगे लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए? मैंने आपसे कहा गिवन मोल्स कितना दिया हुआ है 181 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है हाइड्रोजन की 2, ये 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 जिसका मोल उसी का नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन का कितना गिवन मोल दिया हुआ है 97.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है ऑक्सीजन की 1। इन दोनों में छोटा कौन सा आ रहा है? देखिए 181/2 कितना हो गया 90.5, तो ये आ रहा है 90.5 और जो राइट वाला है वो आ रहा है 97.5। इसका मतलब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? जो छोटा है। कौन है छोटा? हाइड्रोजन, ओके। तो हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन का पता चला कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, अब तो सारे कितने कितने रिएक्ट करेंगे और कौन कितना बनेगा ये हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा, राइट। चलिए तो बस अब देख लेते हैं कौन कितना बनना है। ऑक्सीजन को तो भूल जाएंगे, हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कौन कितना रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कितना था 90.5। बताइए पानी कितना बनेगा? 2 हाइड्रोजन से बनता है 2 पानी, ठीक है। तो 90.5 हाइड्रोजन से, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है इसलिए हम उसको देख रहे हैं, 90.5 हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा बच्चा? 90.5 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, समझ गए? ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक वेसल है, it is found to contain 168 milligram of magnesium and 96 gram of oxy। 96 इसको 168 को मैं ग्राम कर रही हूं, 168 gram of magnesium and 96 gram of oxygen। This mixture is burnt, which is limiting reagent आपको बताना है, और find the weight of excess reagent। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स NGO रिएक्शन। तो ये आसान रिएक्शन है ना, आता होगा ये लिखना 2:2। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चलो लिख दूं 168 ग्राम 96 ग्राम। अब क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या ऐसा कर दोगे क्या? गिवन वेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 96/1 ऐसा कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना? ऐसा नहीं करना बच्चों, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना ऐसा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको मोल्स और मॉलिक्यूल्स बताती है, वेट की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक नंबर्स जो हम बैलेंसिंग के वक्त यूज करते हैं, वो बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर्स होता है वो मॉलिक्यूल्स और मोल्स की इंफॉर्मेशन देता है डायरेक्ट, वो कभी भी वेट की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो वेट से आप डायरेक्टली कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकते हो। इस रिएक्शन का बैलेंसिंग का मतलब क्या है? दो एटम मैग्नीशियम का या 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल ऑफ MgO बनता है, ठीक है। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि 2 ग्राम मैग्नीशियम का 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और 2 ग्राम बनेगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि ग्राम से नहीं, आपको कैसे प्रोसीड करना है? मोल्स से। चलो, तो सबसे पहले क्या करोगे? 168 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया है उसको मोल्स में बदलोगे। चलिए लिखते हैं, फिर मोल्स में बदलेंगे हम 168 ग्राम को। गिवन कैसे निकालते हैं मोल्स? बताओ। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट कितना है? 168 अपॉन मोलर वेट कितना होता है मैग्नीशियम का? 24। अच्छा, आगे बढ़िए, ऑक्सीजन के पास जाते हैं। ऑक्सीजन का भी मोल्स निकाल लेंगे आप। ये किसका निकालेंगे? ये है मैग्नीशियम का, ठीक है। ऑक्सीजन का भी आप निकालेंगे। ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे बताइए? ऑक्सीजन के लिए करोगे क्या? 96 अपॉन गिवन वेट है ना 96, मोलर वेट कितना होगा इसका? ऑक्सीजन का मोलर वेट 32, O2 का मोलर वेट है ना 32। कट गया ना, ये 3 बार में कट गया, और ऑब्वियसली ये तो 3 बार से ज्यादा जा रहा है,
ठीक है, तो इन दोनों में आप लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोल रहे हो? ऑक्सीजन को बोल रहे हो लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन, तो हमारा ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चों, तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग भागेगी? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, जो कम है उसके अकॉर्डिंग। तो बस अब ये ध्यान रखना कि प्लीज आपको मोल्स से आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। अभी देखिए, 1 मोल अगर ऑक्सीजन का रहता ना तो कितना एमजीओ बनाता? 2 एमजीओ बनाता। तो अगर ऑक्सीजन का 3 मोल है तो एमजीओ कितना बनेगा बताओ? अगर ऑक्सीजन का 3 मोल है, अगर 1 मोल होता तो एमजीओ कितना बना होता? देख सकते हो ना, 2 बना होता, 2 मोल बना होता। अगर ऑक्सीजन का 3 मोल है तो एमजीओ कितना बनेगा? एमजीओ बनेगा 6 मोल्स। ठीक है, तो ये 6 मोल्स बन रहा है। एमजीओ का जो अमाउंट बना है वो है 6 मोल्स। और ये आपसे अगर वेट के टर्म्स में पूछा जाए तो आपको मोल्स में कैलकुलेट करने के बाद फिर लास्ट स्टेप में वेट में चेंज कर देना है, डायरेक्टली वेट से शुरू नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर 6 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये है एमजीओ की बात। तो 6 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम को आप, एमजीओ को आप क्या बोलोगे? वेट में चेंज करना आता है ना। टोटल मास कितना हो जाएगा? मोल्स इनटू मोलर वेट। ठीक है, मोल्स कितना है? 6। मोलर वेट कितना हो जाएगा एमजीओ का? 24, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का 16। 24 प्लस 16 40 बन गया, 240 ग्राम। ठीक है, तो ये जो बात है ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा रहे हो ना, ये 1 2 के साथ रिएक्ट किया 4 बना, तो ये जो 1 2 4 है ये सभी मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप जिसको यूज करोगे और जो आंसर आएगा वो दोनों ही मोल्स का आंसर आएगा। ठीक है, प्लीज आप वेट को यूज मत करना। चलो अच्छा, इसमें बचा हुआ मैग्नीशियम कितना होगा? समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक ऑक्सीजन अगर है तो 2 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। अगर 3 ऑक्सीजन रहेगा, 3 मोल, तो कितने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा? 6 के साथ। एक अगर 2 के साथ करता है तो 3 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 6 के साथ रिएक्ट करेगा। तो बचा हुआ कितना रह जाएगा? 168/24 माइनस 6। ठीक है, मैग्नीशियम लेफ्ट ओवर पूछे तो बता देंगे ना, वैल्यू कितनी थी? 168/24 माइनस 6। ये 6 वो है जो रिएक्ट हो रहा है। डन, समझ गए? ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट पे बच्चों क्वेश्चन आते रहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पे कैसे फाइंड आउट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ये ध्यान रखना है, ट्रिक अप्लाई करना और निकाल लेना। और मिस्टेक कहां पर होता है? 2 जगह पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, लिख देती हूं। जो मिस्टेक्स करते हैं ना इन लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन, वो 2 जगह पे होती है। पहली, बच्चा लोग क्या करता है? रिएक्शन को बैलेंस नहीं करता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, स्टेप्स टू अवॉइड मिस्टेक्स इन लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन। पहला बात है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना ही करना है, कंजूसी नहीं करना, उसमें वो दिमाग से निकल जाता है, लेकिन आपको बैलेंस करना है। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा, वेट को डायरेक्टली मत लगा देना, मोल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आपका है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये दिमाग में बैठा कर रखना है। ये हेड में रहेगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है स्टार्ट वेट से नहीं करोगे, कहां से करोगे? मोल से करोगे। समझ गए? ओके ओके बच्चों, तो हमारी ये सारी डिस्कशन है आज की क्लास की। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बैक टाइट्रेशन, और साथ साथ अब हम पैरेलल में क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ओके, देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।